ध्यान देंगे यहाँ पर। आज का प्रश्न है गुणसूत्र। गुणसूत्र किन किन चीजों का बना होता है? गुणसूत्र पहला तो प्रश्न है कि गुणसूत्र किन किन चीजों का बना होता है। गुणसूत्र केंद्रक अम्ल, यानी केंद्रक में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में अम्ल पाई जाती है एवं प्रोटीन पाई जाती है ना। तो न्यूक्लियस में दो प्रकार के अम्ल होते हैं। न्यूक्लियस में कितने प्रकार के अम्ल होते हैं? दो प्रकार के अम्ल होते हैं। तो केंद्रक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किनके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम केंद्रक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। आप बात रखिए कि केंद्रक अम्ल क्या है। तो केंद्रक अम्ल सेकंड प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है कि केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। यानी न्यूक्लियस में केंद्रक में 2 प्रकार के अम्ल होते हैं, वे और इसके बाद एक प्रोटीन। प्रोटीन मिल करके किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण? गुणसूत्र। अर्थात गुणसूत्र केंद्रक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक अम्ल एवं किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। अगला है कि केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार। यानी न्यूक्लियस जो हमारा केंद्रक है उसमें 2 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। वो कौन कौन है? तो पहला है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसे डीएनए के नाम से जानते हैं। क्या चीज? डीएनए है ना, डीएनए। तो कहता है पहला है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वो 2 प्रकार के अम्ल कौन कौन है? तो पहला हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसे डीएनए बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसे आरएनए बोलते हैं। अर्थात डीएनए और आरएनए अम्ल एवं प्रोटीन से, डीएनए एवं आरएनए प्रोटीन से है ना। डीएनए आरएनए एवं प्रोटीन मिलकर के किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है ना? गुणसूत्र का निर्माण करता है। गुणसूत्र का, है ना। ये तीनों मिलकर के आरएनए, डीएनए एवं प्रोटीन, ये तीनों मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण करता है। यानी गुणसूत्र उन्हीं ये तीनों चीजों से बने होते हैं, आरएनए, डीएनए एवं प्रोटीन से, है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा कि गुणसूत्र किन किन चीजों को बना होता है? तो गुणसूत्र केंद्रक अम्ल एवं प्रोटीन से। अब केंद्रक अम्ल, केंद्रक में कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो केंद्रक में 2 अम्ल पाए जाते हैं। कितने अम्ल पाए जाते हैं? 2 अम्ल। 2 अम्ल कौन कौन है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी डीएनए आरएनए। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। अगला है प्रश्न संख्या 3, प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल क्या है? तो शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल राइबोसोम होता है। अर्थात राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 3 कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। प्रश्न संख्या 4, राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर है राइबोसोम का खोज अलग अलग कोशिकाओं में किया गया। राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने, है ना। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में देखा। किसमें? पादप कोशिका में, है ना, पेड़ पौधे में देखा। एवं जीई पाइलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में देखा। किसमें देखा? जंतु कोशिका। अर्थात अगर प्रश्न करेंगे
कि राइबोसोम को सर्वप्रथम पादप कोशिका में किसने देखा? तो पादप कोशिका में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा और जंतु कोशिका में जी.ई. पैलाडे ने देखा। जंतु कोशिका में किसने देखा? जी.ई. पैलाडे। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में देखा और इसके बाद जी.ई. पैलाडे ने 1955 ईस्वी में देखा। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी पादप कोशिका में देखा और जी.ई. पैलाडे 1955 में जंतु कोशिका में देखा। क्लियर है सर? आगे चले। अगला है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। अर्थात राइबोसोम किसके बने होता है? तो आरएनए और प्रोटीन के बनते हैं। किसके? आरएनए और प्रोटीन के बनते हैं। अगला है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम। अगला है राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, है ना। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आगे आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहता है। किसको कहते हैं? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहता है? लाइसोसोम, है ना। यानी मानव शरीर में आत्महत्या की थैली के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे प्रश्न है, अगला है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो सिटी डुब्बे ने किया था। सिटी डुब्बे, पूरा हो गया नाम इसका क्रिश्चियन डी डुब्बे। कितना ईस्वी? 1958 ईस्वी। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डुब्बे ने किया था। कितना ईस्वी? 1958 ईस्वी। कितना ईस्वी में? 1958। आगे चलेंगे कि लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? तो लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण करना, है ना। शरीर में जो बाहरी पदार्थ होते हैं उस बाहरी पदार्थ को भक्षण व पाचन करना, इसी का किसका काम है? किसका? लाइसोसोम का। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या? तो बाहरी पदार्थों का भक्षण करना एवं क्या करना? पाचन करना। आगे लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अगला है कि लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं? लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं? आत्महत्या की थैली। क्या? आत्महत्या की थैली, है ना। सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम। अगला लपक, है ना। लपक क्या है? लपक कहाँ पाया जाता है या किसमें पाया जाता है? तो आंसर है कि लपक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, है ना। लवक जब भी पाए जाते हैं पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? पादप कोशिका में। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन है? तो पहला हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, बार्नी लवक, क्रोमोप्लास्ट। आगे चलेंगे। हरित लवक किस रंग का होता है? हरित लवक, पहला हरित लवक किस रंग का होता है? हरा रंग का। किस रंग का? 17 प्रश्न संख्या 17 कि क्लोरोफिल किस लवक के अंदर पाया जाता है? क्लोरोफिल जिसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल किस लवक के अंदर पाया था? हरित लवक के अंदर पाया था। किसके अंदर? हरित लवक। पादप कोशिका की रसोई घर
पादप कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लाभक कहता है। किसे कहते हैं? हरित लाभक। पादप कोशिका की रसोई घर किसे कहता है? हरित लाभक को कहा जाता है। अगला है हरित लाभक। हरित लाभक पौधों के किस अंग में पाए जाते हैं? पत्तियों में। हरित लाभक पौधों के किस अंग में पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। आगे, किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण यानी पेड़ पौधे की पत्तियां हरी दिखाई देती है ना? किसकी किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती है? तो क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णहरित, है ना? क्लोरोफिल हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी दिखाई देती है? हरी दिखाई देती है। और अगला है कि पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होती है? जब कभी देखे होंगे कि कुछ पत्तियां हरी दिखाई देती है तो कुछ पत्तियां पीली दिखाई देती है। तो जो पत्तियां हरी दिखाई देती है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है, और जो पत्तियां पीली दिखाई देती है उसमें कैरोटीन का निर्माण हो जाता है। तो कैरोटीन के निर्माण होने के कारण, कैरोटीन के निर्माण होने के कारण कुछ पत्तियां होती हैं जो पीला रंग की दिखाई देती है ना? किसके कारण? तो कैरोटीन के निर्माण होने के कारण, यानी उस पत्तियां में, उस पत्ती में कैरोटीन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण कैसी दिखाई देती है? पीला दिखाई देती है। यानी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन के। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग कैसा दिखाई देता है? पीला। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2, आवर्णी लाभक। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो आवर्णी लाभक किस रंग के होते हैं? तो आवर्णी लाभक रंगहीन होता है। वो किसी भी रंग का नहीं होता, रंगहीन होता है ना? आवर्णी लाभक किस रंग के होते हैं? तो रंगहीन लाभक होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन। किस लाभक की सहायता से, किस लाभक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है? प्रश्न है 23, किस लाभक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है? तो हरित लाभक की सहायता से। किसकी सहायता से? हरित लाभक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है। आगे बढ़े। अगला है कि आवर्णी लाभक। आवर्णी लाभक पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं? तो आवर्णी लाभक पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं, भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। आवर्णी लाभक, जो कि आवर्णी लाभक का कोई भी रंग नहीं होता है, तो कहां पाया जाता है? तो पेड़ पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं, भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। अगला है कि पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थों का संग्रह कौन सा लाभक करता है? पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थों का संग्रह कौन सा लाभक करता है? आवर्णी लाभक करता है। कौन करता है? आवर्णी लाभक यानी ल्यूकोप्लास्ट करता है। क्लियर आता? प्रश्न संख्या 25 क्लियर ना? अब बच गया बार्नी लाभक। कि बार्नी लाभक क्या है? तो बार्नी लाभक के लिए कल की क्लास में फिर से रिपीट कर दें, बस 1 मिनट समय लगेगी, है ना? गुणसूत्र। पहला प्रश्न है, गुणसूत्र किन किन चीजों का बना होता है? तो केंद्रक अम्ल एवं प्रोटीन के। केंद्रक अम्ल एवं प्रोटीन के। केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? पहला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे डीएनए कहते हैं, और राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे आरएनए कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आरएनए। अगला है प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं बरौन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में किया। किसमें? पादप कोशिका में। एवं जीई पैलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में देखा। कहा? जंतु कोशिका में। आगे कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम जो बने होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। आगे प्रश्न क्या 6 है, प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद है कि राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य
क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या करना? प्रोटीन संश्लेषण। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहता है? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहता है? लाइसोसोम कहता है ना। आत्महत्या की थैली किसे कहता है? लाइसोसोम को। इसके बाद है कि लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने किया? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डुबे यानी सीडी डुबे ने किया था। सीडी डुबे ने काम किया था 1958 ईस्वी में। काम किया था 1958 ईस्वी में। आगे है कि लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? लाइसोसोम का प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों को भक्षण करना एवं पाचन करना। बाहरी पदार्थों को भक्षण करना एवं क्या करना? पाचन करना। यही किसका काम है? लाइसोसोम का एक काम है। आगे कि लाइसोसोम कितने प्रकार के एंजाइम, लाइसोसोम में प्रश्न संख्या 11, लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के। अगला है कि लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं? तो आत्महत्या की थैली। इसके नाम से आत्महत्या की थैली, सुसाइड है ना, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। इसके नाम से सुसाइड है। अगला है कि लवक, अगला है लवक कहाँ पाया जाता है? अगला प्रश्न है कि लवक कहाँ पाया जाता है या किस में पाया जाता है? लवक किस में पाया जाता है? तो लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। लवक सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं, है ना। लवक किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में, है ना। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक किस रंग का होता है? हरा रंग। हरित लवक किस रंग का? हरा रंग। क्लोरोफिल किस लवक के अंदर पाए जाते हैं? हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं और इसीलिए क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है हरी दिखाई देती है। तो क्लोरोफिल किस लवक के अंदर होता है? हरित लवक। अगला है पादप कोशिका की रसोई घर। पादप कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। 19 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, हरित लवक पौधों के किस अंग में पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। पत्तियों में पाए जाते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी दिखाई देती है? क्लोरोफिल की उपस्थिति, जिसको हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णहरित। आगे है कि पत्तियों का रंग पीला। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होती है? कैरोटीन के निर्माण होने के कारण। पत्तियों का रंग जो पीला होता है कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। अवर्णी लवक की बात किया जाए, अवर्णी लवक किस रंग को होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। किस लवक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है? प्रकाश संश्लेषण करने में लवक भी सहायता होता है, लेकिन कौन सा लवक? लवक 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आता है कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन सा लवक सहायता प्रदान करता है? तो 3 लवक में से एक ही लवक है, हरित लवक है, वही सहायता प्रदान करता है पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में। किस चीज में? प्रकाश संश्लेषण करने में, है ना। तो अगर प्रश्न रहे कि किस लवक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है, तो हरित लवक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है। क्योंकि हरित लवक यानी क्लोरोफिल पेड़ पौधों के पत्तियों में पाई जाती है। कहां पर? पत्तियों में। अवर्णी लवक पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं? तो जड़ों में और भूमिगत तनों में। और लास्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थों का संग्रह कौन सा लवक करता है? अवर्णी लवक करता है। कौन करता है? अवर्णी लवक। आज की क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास का